ये फंक्शन है बेसिकली सम इफ़ एस काउंट इफ़ एस का। तो बेसिकली सम इफ़ का फंक्शन यूज़ होता है कि मैं किसी भी कंडीशन के बाद अगर कुछ सम करना चाहूँ तो उसको सम इफ़ बोलते हैं। लाइक अगर ये आपके पास एक डाटा सेट मैंने शेयर किया है जिसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में डिफरेंट मंथ्स की जो है ना वो मैंने प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ शर्ट वाइट्स हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ येलो हैं और इसी तरह कंट्रीज़ भी जो है ना वो डिफरेंट हैं, यूएसए है, यूके है। वहाँ पे मैंने सेल्स बताई हैं कि कितनी सेल्स हुई हैं जनवरी में उस पर्टिकुलर शर्ट की उस पर्टिकुलर कंट्री में, उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी थी और उसका प्रॉफिट जो है वो कितना था। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डिफरेंट जो है वो केसेस बना दिए हैं, सिनेरियो बना दिए हैं और हर केस सिनेरियो में मैं अलग से जो है वो फार्मूला यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं सम इफ़ जो है वो जैसे ही एंटर करूँगा, प्रेस करके मैं टैब का जो है वो बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास 3 जो है वो क्राइटेरिया आ चुके हैं। सबसे पहले वो मुझे रेंज मांग रहा है, फिर वो क्राइटेरिया मांग रहा है और फिर तीसरे नंबर पे वो मुझसे सम रेंज मांग रहा है। रेंज का मतलब ये होता है कि सपोज़ करें कि मैं इस वक्त फेब की सेल देखना चाह रहा हूँ तो एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आप अगर फेब की सेल देखना चाह रहे हो तो फेब का जो मंथ है वो किस रेंज में आ रहा है, यानी कि कौन सा कॉलम है जिसमें मुझे फेब को जो है ना वो उठाना है। तो मैं बोलूँगा कि भाई ये जो ए कॉलम है इसमें आपके पास ये पूरी रेंज है जिसके अंदर कहीं पे भी फेब जो है ना वो आ सकता है। उसके बाद जैसे ही मैं कोमा एंटर करूंगा तो अब मेरे पास आ जाएगा दूसरा ऑप्शन जो क्राइटेरिया। तो वो एक्सेल मुझसे पूछना चाह रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, यानी आप किस मंथ की सेल मालूम करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे फेब पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा कोमा एंटर करूंगा तो अब वो मुझसे सम रेंज पूछ रहा है कि आप सेल को सम करना चाह रहे हो, कॉस्ट को करना चाह रहे हो या प्रॉफिट को करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे सेल्स को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपने ब्रैकेट जो है वो क्लोज करता हूँ और आप देखेंगे कि मेरे पास जो 4512 फिगर आ गई है जो कि फेब की टोटल सेल है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेरा क्राइटेरिया है जिसमें मैंने अपने 2 जो है वो क्राइटेरिया बना लिए हैं। एक तो मैं एक्सेल को ये बोल रहा हूँ कि मुझे फेब की सेल चाहिए और दूसरा मुझे शर्ट वाइट की सेल चाहिए फेब के महीने में। तो अब जो है वो मैं इज इक्वल टू करूँगा। अब मैं अब की बार सम इफ़ की बजाय आप देख रहे होंगे सम इफ़ एस मेरे पास आ रहा है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि पहले मेरे पास जब मैं सिर्फ सम इफ़ यूज़ कर रहा था तो उस वक्त मेरे पास जो सम रेंज थी वो सबसे आखिर में थी और मेरे पास जो क्राइटेरिया था वो सबसे पहले था। लेकिन जैसे ही मैं सम इफ़ एस पे जाऊँगा तो अब उलट काम हो जाएगा। अब सबसे पहले मेरे पास सम रेंज आ जाएगी, उसके बाद मेरा जो है वो रेंज आएगी और क्राइटेरिया मेरे पास तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो सम रेंज आपको पता है कि हमेशा जो है वो वैल्यू की होती है। तो मुझे सेल की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करूँगा पूरे कॉलम को। उसके बाद मैं कोमा प्रेस करूँगा। अब उसको चाहिए कि भाई मुझे क्राइटेरिया रेंज बताए। क्राइटेरिया रेंज का मतलब कि आपके पास जो आप क्राइटेरिया देखना चाह रहे हैं, लाइक मैं इस वक्त फेब की सेल देखना चाह रहा हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है कि फेब की सेल देखने के लिए आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है, यानी कि वो जो फेब है वो किस रेंज में आ रहा है। तो फेब मेरे पास इस पूरी रेंज में आ रहा है और आखिर में वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप क्या देखना चाह रहे हो। तो मैं फेब देखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज अगर कर दूँ तो वो मुझे बता देगा 4512 जो कि मेरी फेब की पूरी सेल है। जबकि मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे 24737 है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो क्राइटेरिया यूज़ किया है फेब का। मैंने यहाँ पे शर्ट वाइट का क्राइटेरिया यूज़ ही नहीं किया। ब्रैकेट क्लोज करने की बजाय कोमा यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं कोमा यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं क्राइटेरिया रेंज 2 पे आ गया हूँ। अब मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है कि वो अब मैं शर्ट वाइट के बारे में बात करूँगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी जो शर्ट वाइट है वो शर्ट वाइट जो है वो उसका क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे है। तो वो उसका क्राइटेरिया रेंज मेरे पास यहाँ पे है जहाँ पे मेरे पास पूरी शर्ट रेंज आ रही है। कोमा प्रेस करूँगा और वो मुझसे पूछ रहा है आपको मालूम क्या करना है। तो मुझे शर्ट वाइट मालूम करनी है। यहाँ पे मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास 2437 फिगर आ चुकी है। सेम प्रैक्टिस मैं करूँगा, यानी जितने आपके पास क्राइटेरिया बढ़ते जाएंगे तो आपने फार्मूले के अंदर भी उतने ही क्राइटेरिया ऐड करते जाना है। मैं दोबारा जो है वो सम इफ़ एस का फार्मूला यूज़ करूँगा
उसके बाद सबसे पहले मुझे सम रेंज बतानी है। मुझे चूँकि सेल चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करूँगा, उसके बाद कोमा प्रेस करूँगा। उसके बाद उसने पूछा है क्राइटेरिया रेंज क्या है। सबसे पहले मुझे फेब की रेंज बतानी है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया बताना है, तो क्राइटेरिया है मेरा फेब का। उसके बाद अगेन कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 बतानी है जो कि शर्ट वाइट की है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा, कोमा लगाऊँगा। शर्ट ब्लू की मुझे सेल चाहिए, कोमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 3 आ जाएगा। कंट्री में जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा, कोमा लगाऊंगा, यूके प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा और आपके पास 449 वैल्यू आ चुकी है जी। तो उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे, जहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है और वहाँ पे मैंने कंट्री की बजाय वैल्यू जो है वो पुट कर दी है और एक कंडीशन लगा दी है कि मुझे सिर्फ वो ट्रांजैक्शन चाहिए जिनकी सेल 500 से ऊपर हो। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे छोटा सा इसमें ट्रिक करना होगा। मैं दोबारा जो है वो सम इफ़ एस यूज़ करूँगा, इज़ इक्वल टू सम इफ़ एस, टैब प्रेस करूँगा और सम रेंज जो है वो मुझे चूँकि सेल चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया। उसके बाद मुझे अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है मंथ की, तो मैंने पूरे मंथ की रेंज सेलेक्ट कर ली। कोमा लगाऊंगा, मंथ सेलेक्ट करूंगा फेब का, फिर कोमा लगाऊंगा। शर्ट जो है वो सिलेक्ट मुझे करनी है, पूरी रेंज वो लगाऊंगा। कोमे के बाद शर्ट सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको मैं दोबारा रिवाइज़ करता चलूँ कि सबसे पहले हमें जो भी क्राइटेरिया देखना हो हम पहले उसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं। लाइक अगर मुझे शर्ट का क्राइटेरिया देखना हो, शर्ट येलो का क्राइटेरिया देखना हो तो मैं पूरी शर्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे यूके का क्राइटेरिया देखना हो तो मैं यूके और यूएसए दोनों सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे वैल्यू का क्राइटेरिया देखना है, लाइक यहाँ पे ग्रेटर देन 500 है, तो वैल्यू का क्राइटेरिया देखने के लिए मुझे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी पूरी सेल्स की। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर आप एक कंट्री को क्राइटेरिया बनाते हैं तो पूरी कंट्रीज़ आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। एक वैल्यू अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो पूरी वैल्यूज़ आपको रेंज बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी मैं कोमे के बाद क्या करूँगा, दोबारा से पूरी सेल्स की वैल्यू लूँगा, रेंज लूँगा, कोमा लगाऊँगा और अब की बार मैं ग्रेटर देन 500 एज अ क्राइटेरिया लूँगा। लेकिन इस क्राइटेरिया में मुझे क्या करना होगा कि मुझे ग्रेटर देन 500 लेना होगा और वो भी इन्वर्टेड कोमास में, क्योंकि ये मैं वैल्यू एज अ टेक्स्ट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास लगा देता हूँ, ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देता हूँ और एंटर पुट करता हूँ। तो आप देखेंगे 1126 मेरी वैल्यू आ चुकी है जो कि ग्रेटर देन 500 है जी। तो उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो सम इफ़ का क्राइटेरिया है, जिसमें मेरे पास 4 जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज मौजूद हैं। एक तो मेरे पास फेब के महीने की मुझे सेल चाहिए, शर्ट ब्लू की चाहिए, यूके की चाहिए और यहाँ पे मैंने आल्दो के सेल मेंशन किया हुआ है, लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन भी यूज़ किया हुआ है, यानी कि मुझे कॉस्ट भी मैं मालूम करना चाह रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट भी चाहिए। तो कुछ भी इन तीनों में से जो है ना डाटा में से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मुझे अपनी रेंज जो है उसको डायनामिक बनाना होगा ताकि मैं अगर यहाँ डाटा वैलिडेशन से कुछ भी सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास उसका आंसर आ जाए। अब यहाँ पे चूँकि मुझे अपनी ये जो मेरा सबसे लास्ट चौथा क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो भी सम इफ़ का फार्मूला लगाओ, सम इफ़ एस का फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पे अगर मैं सेल की बजाय कॉस्ट कर दूँ तो वो मेरी पूरी जो सम की रेंज है वो मेरी सेल से शिफ्ट हो जाए कॉस्ट में। तो ऐसी सूरत हाल में मैं वैसे एक तो लुकअप जो है ना वो एक तरीका है कि जब लुकअप से मैं देखूं कि एक दफ़ा अगर वो सेल करे तो लुकअप करे कि सेल की वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद जैसे ही कॉस्ट आए तो वो लुकअप करे कॉस्ट की वैल्यू क्या है। बट यहाँ पे जो है वो हमारे लिए प्रैक्टिकली लुकअप और लुकअप जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी डाटा जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने हर जगह डाटा वैलिडेशन यूज़ किया हुआ है। लुकअप जो है वो सिर्फ आपको पता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जा सकते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि मैं अगर किसी और जगह का जो डाटा वैलिडेशन यूज़ करूँ तो वहाँ पे मेरा लुकअप
जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में मैंने जो हमारा लुकअप वाला जो सेशन है उसके अंदर मैंने इंडेक्स एंड मैच के बारे में बहुत डिटेल से बात की हुई है, तो आप जो है वो एक दफ़ा उस लेक्चर को भी देख लें। और हम यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे सम इफ़ के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सम इफ़ एस का फार्मूला यूज़ करूँ इंडेक्स और मैच के साथ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इज़ इक्वल टू सम इफ़ एस, और उसके बाद मैं इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करूँगा, और इंडेक्स में मैं जो उसको अरे दूंगा वो मेरी ये वाली पूरी अरे है जो कि मेरी डाटा रेंज है, वैल्यूज़ जो मेरी आ रही हैं, यानी कि मैं इन तीनों रेंज में से कुछ भी जो है ना वो यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद रो नंबर जो है वो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर ज़रूर चाहिए। और कॉलम नंबर जो है वो मालूम करने के लिए एक तो तरीका है कि मैं मैनुअली बता दूँ एक्सेल को, कि सपोज करें कि इस केस में मेरा कॉलम नंबर सेल जो है वो कॉलम नंबर 1 में है, कॉस्ट जो है वो कॉलम नंबर 2 में है, और जो प्रॉफिट है वो कॉलम नंबर 3 में है, क्योंकि मैंने डी, ई और एफ 3 कॉलम ही सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अब जो है वो मैं चूँकि सेल पे भी जा सकता हूँ, कॉलम नंबर 1 पे भी जा सकता हूँ, 2 पे भी जा सकता हूँ, 3 पे भी जा सकता हूँ। तो अगर मैं मैनुअल जो है वो कॉलम नंबर लिखूँगा तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर दफ़ा उसको चेंज करूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम नंबर जो है वो मेरा डायनामिकली खुद ही जो है ना वो फार्मूले से आ जाए। तो यहाँ पे मैं मैच का फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैच का फंक्शन के लिए मैं पैरेंथेसिस ओपन करूँगा। लुकअप में वो मुझसे पूछेगा कि लुकअप वैल्यू क्या करनी है, तो मुझे सेल लुकअप करना है। लुकअप अरे मेरी कौन सी है, मुझे इन तीनों में सेल्स या जो भी यहाँ सेल्स में मेरा डाटा वैलिडेशन से डाटा आए वो इन तीनों में D3, E3 और F3 में उसको सर्च करे, और उसके बाद मैं इसको एग्जैक्ट मैच करके क्लोज़ कर देता हूँ। अब उसके बाद मेरा यहाँ पे इंडेक्स और मैच का फंक्शन ख़त्म हो gया। अब मैं दोबारा से जो है वो सम इफ एस के फंक्शन पे आऊँगा, जिसमें आप देखेंगे कि मेरे पास वो दोबारा क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो उससे मांग रहा है। मैं दोबारा जो है वो पूरे मंथ की रेंज को सिलेक्ट करूँगा, कोमा जो है ना वो पुट करूँगा, उसके बाद फेब सेलेक्ट करूँगा, कोमा पुट करूँगा, शर्ट ब्लू की पूरी रेंज जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, कोमा पुट करूँगा, शर्ट ब्लू सेलेक्ट करूँगा, दोबारा कोमा पुट करूँगा, कंट्री की जो मेरी पूरी लिस्ट है उसको सिलेक्ट करूँगा, कोमा पुट करके यूके पुट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो चूँकि आप देख रहे हैं कि ये मेरा रो नंबर जो है ना वो मिसिंग है, तो रो नंबर चूँकि मुझे कोई चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे दोबारा से जब ये पुट करूँगा कोमा तो वो मेरे कॉलम नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मैच का फंक्शन है ये मेरे कॉलम नंबर के लिए था, रो नंबर के लिए नहीं था। तो मुझे एक कोमा यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, और अब अगर मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि 449 मेरी वैल्यू आ चुकी है, जो कि मेरी फेब की शर्ट ब्लू की यूके की सेल्स है। अब अगर यहाँ पे मैं सेल्स की बजाय इसको प्रॉफिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट जो है ना वो डायनामिकली 249 हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो आप अपना इंडेक्स और मैच का फंक्शन यूज़ करके अपने डाटा वैलिडेशन से कुछ भी जो है वो अपनी रेंज डायनामिक्स बना सकते हैं, और फिर डाटा वैलिडेशन से आप जो भी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे आपको एक्सेल उसके अकॉर्डिंगली डाटा प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा काउंट इफ़ और काउंट इफ़ एस है, बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट सेम है सम इफ़ और सम इफ़ एस से। काउंट बेसिकली वो करता है कि आपके पास कितने काउंट हैं उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के। लाइक यहाँ पे अगर मुझे ये पता करना है कि इस पूरी रेंज में फेब कितनी बार आया, तो मैं सिंपल काउंट का फंक्शन जो है काउंट इफ़ प्रेस करूँगा, उसके बाद पूरी रेंज दूंगा मैं जैन से लेके ये A4 से लेके A22 तक, और उसके बाद मैं उसको ये बताऊंगा J18 में फेब कि मुझे फेब बता दो कि इस पूरी रेंज में कितनी बार आया है, तो वो बता देगा कि 9 बार आया है। और इस तरह जैसे मैंने आपको ऊपर सम इफ एस का बताया, आप जैसे जैसे यहाँ क्राइटेरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको फार्मूले के अंदर काउंट इफ एस के अंदर भी अपना क्राइटेरिया बढ़ाना होगा। तो वो आपको बता देगा कि शर्ट वाइट जो है वो फेब के अंदर 5 दफ़ा आई है, शर्ट वाइट फेब में USA में जो है वो 3 दफ़ा आई है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे अपना केस बढ़ाते जाएंगे आपको क्राइटेरिया फार्मूले में भी बढ़ाना होगा। जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ एरर फंक्शन के बारे में।
इफ़ एरर बेसिकली फंक्शन हमारा यूज़ होता है कि सपोज़ करें कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ किया और वो फार्मूला किसी भी वजह से वो फार्मूला सही आपने यूज़ नहीं किया, इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। वो रीज़न सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मेरी इस शीट पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है वो मेन रीज़न बताई हुई हैं कि क्यों जो है वो आपके फार्मूला में एरर आता है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ और यहाँ से मैं इसको अगर जूम इन कर लूँ तो जब जैसे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके जो मैक्सिमम जो फार्मूलाज़ के एरर्स आते हैं वो इन्हीं में से कोई एक रीज़न आपकी हो सकती है जो कि फ्रिक्वेंटली आपके एरर्स आते हैं। सबसे पहले जो आपका एरर आता है वो आपका ये आ सकता है जिसमें आपका स्टैटिक #div/0 इस तरह का जो है वो एरर लिखा हुआ आ जाता है। ये वाला एरर आपके पास इसलिए आता है कि अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ प्रॉबली द मोस्ट कॉमन एरर एंड ईजीएस्ट टू पिन पॉइंट व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 0 यू विल गेट दिस एरर। कि यहाँ पे आप देखें तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है। सपोज़ करें कि ये लास्ट ईयर का डाटा है, ये करंट ईयर का डाटा है और अगर आप इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एरर आ जाएगा। तो जब भी आपके पास ये वाला एरर है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कहीं आपने जो जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं या आप जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो आप 0 तो नहीं कर रहे। अगर आप 0 यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास इस तरह का एरर आ जाएगा। सेकंड हमारे पास जो एरर आता है वो जो है स्टैटिक वैल्यू का आता है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये हैश वैल्यू के नाम से एक एरर आ जाता है। वो इसलिए आता है कि अगर आप दिस इज़ एरर इज़ रिटर्न व्हेन द रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गूमेंट इज़ यूज। फॉर एग्जांपल इफ़ यू ट्राई टू मल्टीप्लाई अ वैल्यू बाय अ सेल दैट हैज़ टेक्स्ट इन इट। अगर आप जो है वो किसी भी तरह का रॉन्ग आर्गूमेंट देंगे फार्मूला टाइप करने में तो आपको इस तरह का एरर आ जाएगा। उसकी एक एग्जांपल ये है कि आपको आर्गूमेंट अगर देना है तो हमेशा आपको नंबर्स में आर्गूमेंट देना होता है, आपको टेक्स्ट में नहीं देना होता। तो अगर सपोज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास लास्ट ईयर में वैल्यू की बजाय अगर मैं कोई टेक्स्ट जो है वो लिख देता हूँ और उसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू का एरर आ जाएगा कि एक्सेल बोलेगा कि आपने वैल्यू यूज़ नहीं की तो आप काइंडली वैल्यू यूज़ करें। तीसरा मेरे पास ये एरर आ जाएगा हैश रेफरेंस के नाम से या REF के नाम से। ये एरर तब आएगा कि सपोज़ करें कि मेरे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं, सपोज़ करें कि मेरे पास एक वैल्यू है 100 की और मैंने यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ किया तो मैंने रेफरेंस सेल यूज़ किया और मैंने रेफरेंस सेल 100 का यूज़ किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ग्रोथ कैलकुलेट की हुई है तो वो 400 की ग्रोथ उसने मुझे बिल्कुल एक्जैक्ट जो है वो वैल्यू दे दी है। अब इसको सपोज़ करें कि किसी भी वजह से मैंने ये वाला जो कॉलम था वो डिलीट कर दिया गलती से तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला एरर आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपने जो रेफरेंस सेल यूज़ किया हुआ है अगर आपने वो गलती से डिलीट कर दिया तो एक्सेल जो है वो आपको इस तरह का एरर दे देगा क्योंकि रेफरेंस सेल अब एक्सेल के पास रहेगा नहीं। वो वैल्यू आपने मैनुअल पुट नहीं की थी, वो आपने उस सेल की थी। तो इस वजह से आप चूँकि एक्सेल के पास कोई वैल्यू नहीं है तो आपको इस किस्म का एरर आ जाएगा। नेम का एरर आएगा। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर दिस एरर इज़ बिकॉज द फार्मूला हैज़ बीन मिस टाइप एंड एक्सेल डजंट रिकग्नाइज व्हाट फंक्शन यू आर रेफरिंग टू। अगर आपके पास जो है वो आप कोई ऐसा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो सिरे से जिसका कोई वजूद ही नहीं है और गलती से आपने उसमें कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर दिया तो एक्सेल आपको इस तरह का एरर दे देगा। अगर आप मेरे इस फार्मूला पे आएंगे जो कि मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है तो आप इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 1 यूज़ करना था। अगर आप देखेंगे जैसे ही मैं 1 यूज़ करूँगा तो 25% आ जाएगा, बट मैंने 1 की बजाय यहाँ पे बाय मिस्टेक कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर तो नहीं, मतलब कुछ भी मैं अगर कुछ और यहाँ पे XYZ टाइप कर दूँगा तो मेरे पास नेम के नाम से एक एरर आ जाएगा। उसके बाद ये हैश नॉट अवेलेबल का एरर मेरे पास आएगा। अगेन दिस इज़ अ फ्रीक्वेंट एरर इफ़ यू आर यूजिंग लुकअप फार्मूला स्पेशली VLOOKUP एंड द मैचिंग कैन नॉट बी डन। सपोज़ करें आप कोई भी जो है वो एरर कोई भी आप फार्मूला यूज़ करते हैं। सपोज़ करें मैंने अगर इसको मैं जूम आउट कर दूँ तो जैसे हमने पीछे VLOOKUP का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है
कि इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे पास रीजन एम्प्लॉई 2 रीजन हैं, 2 एम्प्लॉयज़ हैं। अब मैं एक सी एम्प्लॉई को सर्च करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास इस रेंज के अंदर सी एम्प्लॉई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अब अगर मैं वी लुकअप यूज़ करूँगा तो चूँकि मेरे पास इस लिस्ट में सिर्फ जो है वो ए और बी है, तो एक्सेल मुझे एरर दे देगा कि ये वाला जो एम्प्लॉई है सी, ये नॉट अवेलेबल, ये इस पूरी रेंज में अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ जो है वो एरर्स आपके पास 4 से 5 टाइप के होते हैं। तो इसमें से जो एरर भी आपके पास आए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि आपको अपने फार्मूले में क्या चीज़ सही करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब सेकेंडली हमारे पास ये आ जाता है कि आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने एक और डाटा रेंज जो है वो आपके लिए बनाई है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको येलो हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉलो अप जो है वो टेक्स्ट लिख दिया है, अब बजाय नंबर के मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर वाला जो हमारा एरर था वो यही था कि अगर मैं किसी भी जगह पे टेक्स्ट यूज़ करूँगा तो मेरे पास वैल्यू का एरर आ जाएगा। अब अगर सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट करनी है और मैंने ग्रोथ का यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया और वो मैंने नंबर की बजाय मैंने टेक्स्ट यूज़ कर दिया, तो मेरे पास एरर के नाम से ये वैल्यू आ गई। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई भी किसी किस्म का जो है वो एरर मेरे जो फाइनल जो मेरी शीट है, जो मेरी फाइनल वर्किंग है उसमें रिप्रेजेंट हो, क्योंकि सम टाइम जो है वो इतना प्रेजेंटेबल नहीं होता वो एरर दिखाना। सपोज़ करें कि अगर मैं यहाँ पे यही शीट अगर मैं इसका प्रिंट आउट लेके अपने सीनियर मैनेजमेंट के पास जाऊँगा तो वो ये होगा कि चलें इस केस में तो मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर दिया है, लेकिन अगर इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नॉट एप्लीकेबल वाला एरर है, जिसमें सी के आगे मैं नहीं चाहता कि जब मैं फाइनल शीट लेके जाऊँ तो सी के आगे नॉट एप्लीकेबल वाला एरर आ जाए। तो अब मैंने उस एरर को कैसे जो है वो ख़त्म करना होगा। एरर ख़त्म नहीं होगा बल्कि एरर का जो रिज़ल्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे सपोज़ करें कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस एरर को अगर मैंने एरर के रिज़ल्ट को अगर मैंने ख़त्म करना हो तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं उस फार्मूले में मैं पहले इफ़ एरर लगा दूँगा और फार्मूले के बाद जो है वो मैं आपको करके बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट कर देता हूँ, इज़ इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, -1 यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। तो आप देखेंगे मेरे पास ये फार्मूला जब मैंने यूज़ किया तो मेरे पास एरर आ गया। अब इस एरर को अगर मैं इस एरर को के रिज़ल्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि इस मेरे जब भी मेरे पास किसी भी सेल में एरर का जो है वो आइकन आए, एरर का साइन आए, तो वो वाला साइन एक्सेल शो ना करवाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले ब्रैकेट से पहले इफ़ एरर टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो मुझे, आपने देखा जैसे ही मैंने इफ़ एरर टाइप किया तो अब वो एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने उसको वही जो मेरा फार्मूला था, अब मैं सिंपल एक चेंज करूँगा कि पहले मेरा फार्मूला यहाँ पे मेरी पैरेंथेसिस क्लोज हो रही थी, इसको मैं जो है वो यहाँ पे क्लोज करने की बजाय यहाँ पे मैं एक कोमा जैसे ही ऐड करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास ये हाईलाइट हो गया सेकंड आर्गूमेंट जिसमें लिखा हुआ है वैल्यू इफ़ एरर। मतलब एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपके फार्मूले में एरर हुआ तो मैं आपको क्या शो करवाऊँ। यहाँ पे आपने जो भी शो करवाना हो आप उसको शो करवा सकते हैं। सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ कि फार्मूला एरर, यहाँ पे मैं डबल कोमास लगाऊंगा ताकि चूँकि मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ फार्मूले में, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक्सेल ने मुझे फार्मूला एरर दिखा दिया, यानी कि जो टेक्स्ट भी मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सेल वही मुझे बजाय इसके कि वो स्टैरिक वैल्यू या स्टैरिक नॉट अवेलेबल, हैश नॉट अवेलेबल, हैश वैल्यू, हैश रेफरेंस कुछ भी है, तो बजाय इसके कि एक्सेल मुझे वो शो करवाए, एक्सेल मुझे उसके आगे कोई भी टेक्स्ट जो मैं लिखना चाहता हूँ वो मुझे शो करवा देगा ताकि मेरा डाटा जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाए। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे यही इफ़ एरर का फार्मूला यूज़ किया और मैंने ड्रैग कर दिया। तो अब जहाँ कहीं भी सपोज़ करें कि मेरे पास ये देखें यहाँ पे अब क्या हुआ कि -100% मेरे पास शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे
मेरे पास मैंने करंट ईयर में कोई डाटा ही नहीं लिया, मैंने करंट ईयर में जो है वो ब्लैंक लिया है। तो एक्सेल ने जो है वो यहाँ पे मुझे उसकी जगह भी ब्लैंक शो कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने 2 स्टेरिक की जगह ब्लैंक जो है वो यूज़ किया है। लाइक मैं अगर यहाँ पे आपको करके बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट लिखा हुआ ना आए बल्कि ब्लैंक आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड करूँगा, या अगर स्पेस ऐड नहीं करनी तो आप यहीं पे ही इन्वर्टेड कॉमास दोबारा जो है वो एंटर करेंगे। और अगर आप इस दफ़ा एंटर करेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप फार्मूला बार में जाके देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट है यहाँ पे कोई फार्मूला किसी किस्म का कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आर्गूमेंट दिया हुआ था जिसमें मैंने उसको खाली रहने दिया और सिंपल 2 स्टेरिक जो है वो लगाए। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इन्वर्टेड कॉमास है इसमें किसी किस्म का कुछ लिखा हुआ ना आए, जस्ट वो ब्लैंक सेल आ जाए। तो आपको नॉर्मली जो है वो आप अपना जो भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप उसमें उसके स्टार्ट में इफ़ एरर का जो है वो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ताकि अगर इन केस किसी भी वजह से कोई फार्मूले का एरर आए तो आपके पास बजाय एरर के रिज़ल्ट के आपके पास कोई भी टेक्स्ट जो आप लिखें वही लिखा हुआ आ जाए। तो इससे आपका बेसिकली डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टेड वर्कबुक। एक कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी एक्सेल की जो भी फाइनल वर्किंग की होगी, अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिसको भी शेयर करें वो इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना कर सके, आप चाहते हैं कि मैं पूरी वर्कबुक में कोई तब्दीली ना कर सके, आप चाहते हैं कि सिर्फ एक वर्कशीट में कोई तब्दीली ना कर सके, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ किसी सेल पे जो है वो तब्दीली ना कर सके, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपके साथ जो है वो तमाम ऑप्शन बारी बारी डिस्कस करूंगा जो कि मैक्सिमम यूज़ होंगे आपकी जो एक्सेल की शीट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये पूरी जो वर्कबुक है जो कि प्रपोज कोर्स आउटलाइन के नाम से है, अगर मैं चाहता हूं कि इसके किसी भी वर्कशीट में कोई बंदा किसी किस्म की तब्दीली ना कर सके, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल जो है वो रिव्यू टैब में जाना होगा और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो वो बोलता है कि कीप अदर्स फ्रॉम मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस टू योर वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग, एडिंग शीट। मतलब कि जब आप इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे तो फिर कोई भी आपकी शीट को डिलीट नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, डाटा ऐड नहीं कर सकता। मैं आपको करके बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के तमाम जो सेल्स हैं वो लॉक होते हैं। आपको अगर ये कंफर्म करना हो तो आप इसको यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, या आप कंट्रोल ए अगर करेंगे तो भी आपकी पूरी शीट सिलेक्ट होगी। और अगर आप कंट्रोल 1 जो है वो क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो साइन आ रहा है ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसका साइन आ रहा है। छोटा सा बॉक्स के साइन का मतलब ये होता है कि आपके इस वक्त कुछ सेल जो हैं वो लॉक हैं, कुछ सेल जो है वो अनलॉक हैं। मैं चूँकि ऑलरेडी इस शीट पे मैंने कुछ जो है वो सेल्स को मैंने लॉक किया हुआ है, इस वजह से वो ये एरर शो कर रहा है। तो मैं अगर आप इसको देखिएगा इस वक्त ये छोटा सा बॉक्स है, लेकिन अगर मैं इसको कम्प्लीटली तमाम सेल्स को जो है मैं अनलॉक कर देता हूँ, नहीं यार जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी एक्सेल की वर्कबुक को, वर्कशीट को, किसी पर्टिकुलर सेल को या फार्मूलाज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी बुक जो है, वर्कबुक जो है, जैसा कि ये वर्कबुक इस वक्त मेरे पास जो ओपन है ये प्रपोज कोर्स आउटलाइन के नाम से है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी वर्कबुक को जो है वो मैं प्रोटेक्ट कर लूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे रिव्यू के टैब में जाना होगा और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है।
तो यहाँ पे जो है वो मैंने ऑलरेडी इसका पासवर्ड सेट किया हुआ था। मैं दोबारा प्रोटेक्ट पे जाऊँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आपको इसका क्या पासवर्ड सेट करना है। तो सपोज़ करें मैं 1 2 3 पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो वो मुझसे दोबारा कंफर्म करेगा, मैं दोबारा एंटर करूँगा। तो ये मेरी वर्कबुक इस वक्त प्रोटेक्ट हो चुकी है। प्रोटेक्टेड वर्कबुक होने की एक निशानी ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो प्रोटेक्ट वर्कबुक है ये ऑप्शन इस वक्त इनेबल आ रहा है। अगर आपने इसको ख़त्म करना हो, आप दोबारा इसे प्रेस करें तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो अब आपने 1 2 3 जैसे ही दिया तो आप देखेंगे कि ये इनेबल इस वक्त ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्कशीट को आप जो है वो प्रोटेक्ट करें रादर देन कि आप पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें, तो आप उस शीट को ओपन करें जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सपोज़ करें मैं शीट नंबर 18 को जो इस वक्त मेरे पास ओपन है, अगर मैं सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगा और अब की बार वो मुझसे वही पासवर्ड पूछेगा। और यहाँ पे ऑप्शन जो सिलेक्ट हुए हैं वो है सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। बहुत सारे नंबर ऑफ़ ऑप्शन है कि आप उसमें से पर्टिकुलर उसको बता सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि आप चाह रहे हैं कि कोई भी किसी किस्म की फॉर्मेट जो है वो ना कर सके, कोई इंसर्ट ना कर सके, कोई हाइपरलिंक इंसर्ट ना कर सके। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक ज़रूरी होगा आप उसको चेक कर लें और उसके बाद इसको प्रोटेक्ट कर लें। मैं इसको 1 2 3 अगेन पासवर्ड देता हूँ, ओके करूँगा, दोबारा से 1 2 3 पासवर्ड कंफर्म करूँगा। और इस वक्त आप देखेंगे तो मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो मेरी ये पूरी जो शीट है ये मेरी इस वक्त प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास डिलीट का ऑप्शन जो है वो इस वक्त इनेबल नहीं है। इसका मतलब है ये मेरी शीट प्रोटेक्टेड है। मैं दोबारा इसको अनप्रोटेक्ट करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 प्रेस करूँगा और अब आप देखेंगे ये दोबारा से मैं कुछ भी इस पर लिख सकता हूँ। उसके बाद आप चाहते हैं कि अगर सिर्फ कुछ बजाय इसके कि पूरी वर्कबुक को आप लॉक करें, प्रोटेक्ट करें या आप किसी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करें, आप चाहते हैं कि सिर्फ कुछ नंबर ऑफ़ सेल्स जो है ना वो मैं लॉक करना चाहता हूँ। सपोज़ करें कि मैं इस एरिया को हाईलाइट कर लेता हूँ और इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। तो अगर आप सिर्फ इस एरिया को जो है वो लॉक करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि इस एरिया में कोई भी किसी किस्म की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिमूव, इंसर्ट या एडिटिंग ना कर सके, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपको सबसे पहले अच्छा एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पूरी जो वर्क शीट होती है वो लॉक्ड होती है। उसका तरीकाकार मालूम करने का ये है कि आप कंट्रोल A यानी सिलेक्ट ऑल प्रेस करेंगे और उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, यानी कि फॉर्मेट सेल कंट्रोल 1 अगर आप नहीं प्रेस करना चाहते तो आप यहाँ पे होम टैब में देखेंगे तो जर्नल पे क्लिक करेंगे। जर्नल के साथ एक छोटी सी बार बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे लास्ट में मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा एक तीसरा तरीकाकार ये है कि आप जो नंबर का ग्रुप है होम टैब में देखेंगे तो साइड पे छोटा सा जो आपके पास लॉन्च बटन आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो भी फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉक पे चेक आ रहा है। इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके तमाम सेल जो है ना वो लॉक होते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर सेल आप लॉक करें बजाय इसके कि पूरी शीट को लॉक करें, तो सबसे पहले तो आप पूरी शीट को अनलॉक कर देंगे। अब उसके बाद आपने जो सेल्स लॉक करने हो या प्रोटेक्ट करने हो आप उनको सिलेक्ट करें। मैं येलो वाला एरिया जो है वो इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं दोबारा कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा और अब की बार मैं उसको दोबारा से लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद जो है वो मैं अभी एक छोटा सा और स्टेप जो है वो रहता है, वो अगर मैं दोबारा रिव्यू टैब पे आऊँगा और मैं दोबारा प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे 1 2 3 प्रेस करूँगा और यहाँ पे भी 1 2 3 प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि अब मैंने अगर मैं इस एरिया में जहाँ पे मैंने जो लॉक किया हुआ है इसे अगर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, मैं यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पे मैं उसके बाहर इस येलो एरिया के बाहर जो है
वो कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं येलो एरिया के अंदर रह के कुछ टाइप करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि मुझे इजाज़त नहीं है एक्सेल की तरफ से कि मैं इस येलो एरिया के अंदर कुछ भी एडिशन कर सकूँ, एडिटिंग कर सकूँ। तो मेरे पास सिर्फ ये येलो वाला एरिया जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। मैं दोबारा इसको अनप्रोटेक्ट करूँगा, दोबारा मैं इसको 1 2 3 का ऑप्शन दूँगा और मैं एंटर कर दूँगा। तो अब आप दोबारा से इसके अंदर अगर कुछ लिखना चाहें तो आप इसमें बआसानी लिख सकते हैं। चौथा एक ऑप्शन ये है कि सपोज़ करें कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे 11 12 13 और यहाँ पे मैं फार्मूला सम का यूज़ करता हूँ। Alt = मैंने की प्रेस की और एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास जो है वो सम का जो है वो फार्मूला आ चुका है। तो सपोज़ करें कि अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि इसकी मैं सबसे पहले ये कलर जो है ये ख़त्म कर देता हूँ। सपोज़ करें कि मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो डाटा है इसको मैं थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। तो सपोज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जहाँ पे मैंने सम यूज़ किया हुआ है 36 का, तो जहाँ पे भी मेरे पास फार्मूला यूज़ हुआ है उस फार्मूले को किसी भी तरह से एक्सेल जो है वो प्रोटेक्ट करे और उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना हो। सपोज़ करें मैं एक फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन। तो एक मेरा फार्मूला जो है वो यहाँ पे भी यूज़ हो चुका है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं 374 को भी प्रोटेक्ट करूं और 36 को भी प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि ये दोनों मेरे फार्मूला की फिगर्स हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगेन उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास चेक की बजाय एक छोटा सा जो है वो बॉक्स का साइन आ गया। बॉक्स के साइन का ये मतलब है कि मेरे पास इस वक्त कुछ सेल जो है वो मेरे पास लॉक्ड हैं, कुछ जो है वो मेरे पास अनलॉक्ड हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको करके बताया था कि अगर हमने सिर्फ फॉर्मेटेड सेल येलो हाईलाइट एरिया वाले को मैंने जो है वो लॉक किया था और मेरे उसके अलावा बाकी तमाम जो सेल्स थे वो अनलॉक रह गए थे। तो इस वक्त इस शीट के अंदर कुछ सेल मेरे लॉक्ड हैं, कुछ सेल मेरे जो है वो अनलॉक्ड हैं। इस वजह से वो टिक के निशान की बजाय एक छोटा सा एक मुझे डॉट सा दे रहा है, जिसका मतलब है कि मेरे जो तमाम सेल्स हैं वो लॉक नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको तमाम सेल्स को जो है ना वो मैं अनलॉक कर दूँगा ताकि मैं दोबारा से सिर्फ अपने फार्मूले वाले एरिया को लॉक कर सकूँ। अनलॉक करने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले इसमें से लॉक को जो है वो हटा दूँगा और मैं ओके करूँगा। तो अब अगर मैं कंट्रोल 1 करूँ तो मेरे पास तमाम जो है वो सेल अनलॉक हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइंड एंड सर्च में, यहाँ पे मैं कंट्रोल गो टू स्पेशल पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है फार्मूलाज का। मैं जैसे ही फार्मूला जो है वो ओके करूँगा तो मेरे पास जितने भी इस पूरी शीट में फार्मूला होंगे सिर्फ वो हाईलाइट हो जाएंगे। आपने देखा मैंने जैसे ही ओके किया तो इस वक्त मेरे पास आप अगर ये देखेंगे 3 नंबर रो को देखेंगे और 6 नंबर रो को देखेंगे तो दोनों जो है वो हल्की सी हाईलाइट हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि एक्सेल ने जहाँ जहाँ पे भी फार्मूला यूज़ हुआ है उसको हाईलाइट करके दे दिया है कि ये वाले मेरे जो दोस्त हैं ना ये इनमें फार्मूला यूज़ हुआ है। अब मुझे इनको जो है वो चूँकि प्रोटेक्ट करना है या इनको लॉक करना है तो मैं क्या करूँगा, अगेन कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा और इनको जो है वो लॉक कर दूँगा, ओके करूँगा और दोबारा से मैं जो है वो रिव्यू टैब में जाऊँगा और प्रोटेक्ट शीट में जाके मैं दोबारा से 1 2 3 यूज़ करूँगा, 1 2 3 अगेन यूज़ करूँगा। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी पूरी शीट जो है मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जैसे ही इस सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये लॉक हो चुका है। इसी तरह मैं 374 पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा लॉक हो चुका है और एडिट का ऑप्शन नहीं है, जबकि कहीं और मैं जो है वो कुछ भी 374 के आसपास मैं कुछ भी जो है वो टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं 374 में अगर कुछ टाइप करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी पूरी शीट में किसी भी जगह पे जहाँ जहाँ पे भी आपके मल्टीपल फार्मूला यूज़ हुए हैं तो आप वहाँ से जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया वहाँ जाके आप उसको अपनी जो पूरी शीट है जो कुछ आप चाहते हैं आप उसको प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं।
जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो है वो सेल ब्लैंक होगा तो आप कैसे जो है वो उसको हाईलाइट करेंगे। ब्लैंक सेल को हाईलाइट करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं और उसमें से जो आसान तरीके हैं वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। हम जो है यहाँ पे इफ़ का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि मैं सिंपल जो है वो एक्सेल को बोल दूँ कि भाई इफ़ अगर जो है ये A2 इज़ इक्वल टू ब्लैंक के लिए आपको पता है कि मैं 2 इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करूँगा। अगर ये ब्लैंक हो तो आप बोल दो यस, अगर ना हो तो आप बोल दो नो। ठीक है, तो इसको आप ड्रैग करेंगे तो एक्सेल ने आपको बता दिया कि जी सिर्फ जो है वो ये वाले ब्लैंक सेल हैं, ये 2 सेल, बाकी सारे उसने नो कर दिए। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इस ब्लैंक का ऑप्शन यूज़ करूं। इस ब्लैंक अगर मैं सिंपल यूज़ करूं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो ब्लैंक होगा तो वो मुझे ट्रू दे देगा और अगर ब्लैंक नहीं होगा तो वो मुझे फॉल्स दे देगा। ठीक है, ये ब्लैंक है और जहाँ पे ब्लैंक आएगा वो मुझे ट्रू कर देगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे फॉल्स कर देगा। तो मैं एक्सेल को जो है वो ये भी बोल सकता हूँ कि अगर जो है ये ट्रू हो तो आप मुझे येस दे दो और अगर ये ट्रू ना हो तो आप मुझे नो दे दो। यानी कि मैं इसी फंक्शन से पहले अगर इफ़ यूज़ कर लूँ, इफ़ मैंने बोला कि अगर ये ट्रू हो तो मुझे येस दे दो वरना मुझे नो दे दो। ठीक है, तो आप जो है वो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वही जो है वो आपको आंसर मिलेगा। तीसरे नंबर पे मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं आपको पता है कि वो मैंने आपसे नॉट इक्वल टू का ऑप्शन भी डिस्कस किया था। तो मैं कहता हूँ कि भाई इफ़ दिस वन, सपोज करें दिस वन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मैं कहता हूँ कि अगर ये ब्लैंक के इक्वल नहीं है, यानी कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। ठीक है, तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्लैंक नहीं। अब जहाँ पे वो ब्लैंक होगा तब वो मुझे क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन देना पड़ेगा कि भैया अगर ये आपके पास हो वैल्यू हो तो मुझे ये दे दो, अदरवाइज़ आपने उसको ब्लैंक ही रखना है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को हटा के पैरेंथेसिस यहाँ पे ले लूँगा और जैसे ही मैं एंटर करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि फॉल्स हट जाएगा, क्योंकि मैंने उसको लास्ट ऑप्शन में दे दिया है कि मुझे फॉल्स ट्रू कुछ नहीं चाहिए, मुझे जस्ट वहाँ पे ब्लैंक चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास एक पूरी रेंज है और इस रेंज में आपके पास जो है वो बहुत सारे जो है वो ब्लैंक सेल हैं, तो आप इनको कैसे ख़त्म करेंगे। मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी हो जाएंगे। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो उसको ओपन करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी जाके इसकी जो मज़ीद डिटेल है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं हाईलाइट सेल पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं रूल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कंटेन में जाके आप देखेंगे यहाँ पे सेल वैल्यूज़ आ रहा है डिफरेंट। अगर मुझे सपोज करें कि ब्लैंक हाईलाइट करना है और उसको मुझे कोई फॉर्मेट करना है तो मैं ये कलर दे देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो वो मुझे तमाम जो ब्लैंक सेल हैं वो हाईलाइट कर देगा। इसके अलावा जो है अगर मैं मैनेज रूल पे जाऊँ और इसको मैं एडिट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास और भी कई ऑप्शन है। लाइक मैं यहाँ पे अगर कहीं डेट आ रही है मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँ, अगर एरर आ रहा है कहीं पे मैं सिर्फ एरर को हाईलाइट करना चाहूँ, नो एरर अगर कहीं पे आ रहा है मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँ, तो डिफरेंट मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो जो आपकी ज़रूरत होगी आप उसके हिसाब से यहाँ से उसको हाईलाइट कर सकते हैं।